नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मास्टर शिवराज सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका एटीवी पर। जी, धन्यवाद आपका। जी, पहला सवाल आपसे हमारा यही है कि क्या वर्तमान समय की सरकार से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति खुश है, उसके सदस्य खुश हैं? क्या चर्चाएं और संवाद जो है वो सरकार किसानों पर कर रही है लगातार, तो उससे संतुष्ट है या नहीं? जी, समस्या वर्तमान सरकार की नहीं है। समस्या जब से देश आजाद हुआ है और जितनी भी सरकारें रही हैं, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाती है तो किसानों की सारी समस्याओं को भूल जाती है, और जब वो सरकार विपक्ष में पहुंच जाती है तो उनको किसानों की छोटी से छोटी पीड़ा याद आती है जब विपक्ष में होती है। और जैसे उनको कुर्सी प्राप्त होती है कि जनता जनार्दन की वोट वो हासिल कर लेते हैं श्याम दाम दंड भेद से या अपना चुनावी घोषणा पत्र से या हमारे भाषणों से जब वोट हासिल कर लेते हैं, तो तुलसीदास जी ने पहले लिखा था, सत्ता पाए ताय मत नाही, ऐसा जग में जन्मा को नहीं। आज तक कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, वो किसान के हित में कोई भी सरकार काम नहीं कर पाई है जब से देश आजाद हुआ है आज तक। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, आज जो विपक्ष है, जो इंडिया एयरलाइंस है, इंडिया गठबंधन, वो बहुत ज्यादा किसानों की बात करता है। अगर देश का अन्नदाता इसको वोट करके सत्ता में पहुंचा देता है तो ये किसानों की पीड़ा भूल जाएंगे। फिर जो भाजपा है, एनडीए, जिसको किसान की याद आ जाएगी। किसान तो एक किस्म से हमारे देश में सौतेला भाई जैसा बन के रह गया है। सबसे अधिक मेहनत करता है, रात दिन जाड़े में, पारे में, गर्मी में काम करता है। नहर बम्बे के पानी 0- डिग्री पे वो पानी लगाता है खेतों में, और जब बिजली चली जाती है तो वो रात को ठंड में सोता है, बिजली आती है तो बटन दबाता है। और सबसे अधिक मेहनत करते हुए, सबसे ज्यादा अपनी ताकत झोंकते हुए, फिर भी वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। उसको अपने बच्चों की फीस या बीमारी का इलाज कराने तक के लिए पैसे घर में नहीं रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, ये बताओ किसान। एक रेहड़ी खोमचे वाला जो रेहड़ी खोमचा लगाता है, छोले कुलचे बेचता है, मूंगफली बेचता है, वो शाम को अपने घर पे शायद सब्जी रोटी बढ़िया खा लेता होगा। लेकिन किसान लाखों करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन अपने पास रखते हुए, जिसमें वो उत्पादन करता है, क्योंकि इसकी जो कंपनी चलती है, उत्पादन कंपनी, खुले आसमान के नीचे चलती है। इसको प्राकृतिक मार भी झेलनी पड़ती है, ओले की, बारिश की, सूखा की, बाढ़ की, सारी इसको मार झेलनी पड़ती है। और जो भी सरकार रही है वो किसान को, ये बीमा कंपनी है ना, वो बीमा कंपनी कोई राहत दे पाती है, और ना सरकार ही उसको सहयोग के रूप में अच्छी राशि दे पाती है। जो समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और ओलावृष्टि का पैसा बटाता तो 5-5 रुपए के चेक किसान को दिए गए थे। ये हमने कृषि मंत्री जो भारत सरकार है, राधा कृष्ण जी को भी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में मात्र 5-5 और 50-50 रुपए के चेक बच रहे हैं। तो कोई भी सरकार रही हो, वो सत्ता में पहुंचने के बाद किसान की पीड़ा भूल जाती है, और विपक्ष में आने के बाद उससे किसान की याद आती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी, सरकारें जो है क्या करें? जो किसान बिल आया था उस पर भी चर्चा करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सदस्यों ने भी इस बिल को पढ़ा था, उस बिल में कमी कहां थी, क्या वो सच में जो है कारगर था? अगर कारगर था तो फिर उसको हटाया क्यों गया, और अगर नहीं था तो क्या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था? बिल हटाना जो है हल नहीं हो सकता था, या फिर उसका हल निकल गया है कि नहीं, बिल हट गया है, किसानों के ऊपर से बहुत बड़ी जो है मुसीबत टल गई, उसमें कमी कहां पर थी? वो भी आज हम आपसे जो है जानेंगे कि बातों में कमी थी या नहीं। जी, मैं समझ गया आपकी बात। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से तीनों बिलों के विरोध में रही थी, धरनारत भी रहे थे और तीनों बॉर्डरों पे रहे थे। सिंगू बॉर्डर पे हमारी पंजाब की टीम थी, एक बॉर्डर पे हमारे हरियाणा की टीम थी, और नोएडा में और गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय किसान लोक शक्ति अपना कैंप लगा करके बैठी। तीनों बॉर्डरों पे हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाही बैठे हुए थे। अब आप कह रहे हो इसमें कमी क्या थी?
जी। कमी तो इसमें बहुत सारी थी, क्योंकि उन्होंने उस समय पर सही ढंग से सुझाव नहीं लिया बिल बनाते समय। एक तो उसमें ये कह दिया कि जो भी कंपनी माल खरीदेगी किसान का, उसका कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर किसी कारण से वो पेमेंट नहीं होता है किसान का, तो किसान सिर्फ उप जिलाधिकारी कोर्ट और जिलाधिकारी कोर्ट तक ही अपनी अपील कर सकता है, उससे आगे उसकी अपील नहीं सुनी जाएगी। मैं मानता हूं जो उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी कोर्ट है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं, जो फर्म हैं, जिनकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं साझेदारी रहती है, उनके अंडर प्रेशर काम करते हैं। कोई भी एसडीएम या कोई भी डीएम किसान का पैसा दिलाने में सक्षम नहीं है, और सिविल कोर्ट में जाने का तो उसमें कोई अधिकार ही नहीं था। उसमें हमने सुझाव दिया था कि एक जनप्रतिनिधि उसमें हो, जिलाधिकारी हो, कप्तान हो, कमिश्नर हो। अगर डीएम और एसडीएम कोर्ट उसका फैसला नहीं कर पाते हैं तो एक बोर्ड बने, बोर्ड में उसका फैसला हो, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद भी उसके सदस्य हों। इस बात को नहीं माना गया। अगर किसान का माल बेच खरीद लिया जाता है और उसकी पेमेंट नहीं होती है, और कंपनी बैठी है बंबई में या महाराष्ट्र में, वहां से माल खरीद रही है, यहाँ उसके सुपरवाइजर आकर के माल खरीद रहे हैं और माल खरीद के ले गए और पेमेंट नहीं हुई, तो उसको किसान दर दर भटका पड़ेगा कि पेमेंट नहीं होगी। दूसरा, हमने उसमें यह कहा था कि आप कम से कम एमएसपी गारंटी कर दो, एमएसपी से नीचे कोई भी कंपनी माल ना खरीदे, तो कम से कम ये गारंटी हो जाएगी कि इससे नीचे माल नहीं बिकेगा। क्योंकि आदमी को, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो बड़े व्यापारी हो सकता है साल 2 साल हमारा 100-200 रुपया ऊपर माल खरीद लेते थे, और जब देखते कि यहाँ छोटे जो आढ़ती हैं वो उनकी दुकान बंद हो गई है, वो वहां से हट गए हैं, अब हम ही माल खरीदने वाले रह गए हैं, तो वो अपने मन मर्जी से रेट लगाते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। फिर हमने ये भी इसमें सुझाव दिया था कि एक रेशो होना चाहिए, जिस रेशो से कंपनी माल खरीद रही है, मार्केट में वापस उतारने के लिए कितने % का वो बेनिफिट लेगा। मान लो उसने उदाहरण के तौर पर 4000 रुपया कुंटल हमारा गेहूं खरीद लिया, तो उस पर जो कंपनी को वापस देश में सप्लाई करना है, उसे 10% के मार्जिन पे करना है, 20% के मार्जिन पे करना है, या मन मर्जी किसी भी मार्जिन पे वो कर सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है वापस। क्योंकि इसमें क्या था कि 4 कंपनियों ने, एक ने दलहन खरीद लिया, एक ने तिलहन खरीद लिया, एक ने सब्जी वाली फसल खरीद ली, और एक ने आटा, गेहूं, बाजरा, मक्का ये खरीद लिया, और इनका भंडारण कर लिया, पूरे देश का भंडारण हो गया 4 सरमाएदारों की जेब में। तो मार्केट में अपने हिसाब से उतारेंगे, उसकी महंगाई की मार आम जनमानस पे भी पड़ती। जो भी उपभोक्ता है, जो सीधा खरीदता है मार्केट से, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था सरकार का कि मार्केट में किस रेशो से वो अपना माल बैक करेंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। दूसरा था इनकी कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या है कि सारा काम कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से होना था, कौन सा बीज बोना है, कब नराई होनी है, कब गुड़ाई होनी है, कब खाद लगना है, कब पानी लगना है, लेकिन क्वांटिटी चेक करने के लिए उन्होंने अपने 3 सुपरवाइजर छोड़ दिए। आज हमारा देश इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, किसी भी सुपरवाइजर की जेब में 10,000 या 5,000 रुपए डाल दो, तो वो हमारे जो उत्पादन क्षमता है उसको माइनस में पहुंचा सकते हैं कि उत्तम क्वालिटी का अन्न नहीं है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है कह देगा भाई जितनी मेरी लागत लगी है उतना मैं खरीद लेता हूँ, बाद बाकी किसान जाने, मैं इसको नहीं खरीदूंगा क्योंकि आपकी क्वालिटी उत्तम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि नई नवेली दुल्हन आती है घर में और उससे रसोई बनाने के लिए कहा जाता है, सारा काम उसकी सासू माता कराती हैं कि इतनी हल्दी डालनी है, इतना नमक डालना है, ऐसे छोंकना है, ऐसे घोटना है, इतनी देर में उतारना है, और जब सब्जी में स्वाद ना है तो उसका पूरा ठीकरा बहू के सिर पे फोड़ देगा तो उससे रसोई बढ़िया नहीं करती। अरे भाई जब सास उसका सुपरविजन कर रही है तो बहू के सिर पे ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? सब्जी तो सास ने बनवाई है, पकवान तो सास ने बनवाए, बहू की इसमें क्या गलती है? लेकिन लास्ट में जाके सारा ठीकरा किसान के ऊपर फोड़ा जाता है कि आपकी उत्तम क्वालिटी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर माल को नहीं खरीद रहा है, जो उसकी लागत लगी है उतना वो निकाल देगा, बाद बाकी किसान तक छोड़ देगा। तो इस तरीका की बहुत सारी खामियां थी जिन पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए था। और एक बार हमारा पूरा क्षेत्र अगर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में मान लो 1000 बीघा जमीन उन्होंने 100 या 100 हेक्टेयर जमीन उसने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली एक तरफ से,
और उसके मेड़ वेड़ सब तोड़ के प्लेन कर दिया, और बाद में कॉन्ट्रैक्टर छोड़ता है, तो जैसे चकबंदी में किसका खेत कहाँ है उसकी मेड़बंदी भी खत्म हो गई होती, वो अपने खेत की मेड़ ये नहीं देख पाएगा। आपसे बात करते करते जी, आपसे बात करते करते एक्चुअली जो दर्शक हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई सुझाव किसानों पर अगर वो देना चाहते हैं या सरकार को देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है लेकर के भेजिए, हम साथ के साथ उसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। हमारे ठाकुर राजेश सिंह जातौन जो है वो भी लिख रहे हैं जय जवान जय किसान, अनिल भाटी जी जो है लिख रहे हैं जय जवान जय किसान। तो आप अपने सुझाव भी जो है भेजिए, और क्या सवाल अगर आप करना चाह रहे हैं मास्टर शिवराज सिंह से, वो भी आप अपना सवाल जो है भेजिए, आपकी फोटो नाम के साथ आपका सवाल भी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। जी कंटिन्यू प्लीज मास्टर साहब। तो मेरा कहना यह है कि आज भी किसान की जहां मेड़बंदी होती है, जब भी किसानों में मेड़ तोड़ने के ऊपर सिर फुटई हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, जब उनके खेत प्लेन हो जाते तो वो अपने खेत का अंश कैसे निर्धारण करते, फिर उनकी मजबूरी हो जाती कॉन्ट्रैक्ट की खेती कराना, किसान एक किस्म से मजबूर कर दिया जाता। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम सरकारी अस्पताल खत्म नहीं कर रहे हैं। जब प्राइवेट स्कूल आए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकारी स्कूलों को खत्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, और प्राइवेटाइजेशन में कितने प्राइवेट स्कूल और कितने प्राइवेट अस्पताल किस तरीका से मारामारी करके लूटन लाट मचा रखी है। गरीब आदमी को शिक्षा पाना, अपने स्वास्थ्य लाभ लेना, उसके लिए दुर्भर हो रहा है। तो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता है। आम जनता कहती है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं कहता हूं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज आदमी को मिल जाती है। शिक्षा मिल जाती है अच्छी, स्वास्थ्य मिल जाता है अच्छा, और रोजगार उसे मिल जाता है, तो रोटी, कपड़ा, मकान तो अपने आप पैदा हो जाएगा, उसकी तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत ये है कि शिक्षा गरीब आदमी की पकड़ से बहुत दूर हो गई है, क्योंकि सरकारी शिक्षा को एक किस्म से कैंसर जैसा रोग हो गया, दीमक लग गई है। उसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों को भी आज जाओ कोई भी लाभ नहीं मिलता है। जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्होंने अपने अपने प्राइवेट चिकित्सक होम खोल रखे हैं, वहां महंगी फीस बहुत देखते हैं, अस्पतालों में सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं, सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते नहीं है। तो ये हालत हमारे देश की हो गई है। इसी तरीका से जब बड़ा व्यापारी फील्ड में आ जाता तो छोटा व्यापारी यहाँ से भाग जाता, और फिर बड़ा व्यापारी अपने मनमर्जी हमारी फसल को खरीदता। जैसे कश्मीर में सेब के लिए आज छोटा व्यापारी नहीं है, तो बड़ा व्यापारी अपने मनमर्जी से कश्मीर के सेब को खरीदता है। शुरू में 1-2 साल अच्छे भाव दिए, छोटे व्यापारी खत्म हो गए, आज बड़े व्यापारी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये तीनों कृषि बिल के ऊपर मैंने बताया। जी, भारतीय किसान यूनियन की वर्तमान समय में मांग क्या है भारत सरकार से, या फिर राज्य सरकारों से भी क्या अलग अलग मांगे आपने रखी हैं विभिन्न राज्यों के अंतर्गत अगर कोई समस्या आ रही है? दूसरा साथी सवाल हमारा मैं ऐड कर रहा हूँ कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो कितने राज्यों में वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, किन किन जिलों में सबसे अधिक सक्रिय है, किन किन राज्यों में सबसे अधिक सक्रिय है, और मांग पत्र क्या मुख्यमंत्री को भी आपके द्वारा सौंपे जा रहे हैं? और जो कृषि मंत्री हैं जिनकी बात होती है, क्या वो कभी खेत खलिहान घूमते हुए कभी गए हैं? क्या उनको कभी खेत खलिहान का ज्ञान भी है, जिनको मंत्री बना दिया जाता है, और वो कभी किसानों के बीच में आकर के उन्होंने बातचीत की है उस विवाद की बात में? जी, हमारा जो संगठन है 19 प्रांतों में भारतीय किसान लोक शक्ति आज काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये फैला हुआ है। 19, 20 और 21 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर माघ मेला इलाहाबाद में लगेगा, परेड ग्राउंड में। वहां हमने सबको आह्वान किया है कि देश के कोने कोने से हमारे राष्ट्र के, प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचेंगे, और हमारे राष्ट्र और प्रदेश के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के हर जिले से पदाधिकारी पहुंचेगा, जिसमें लखनऊ में महापंचायत का ऐलान किया जाएगा, किसानों की समस्याओं पर चर्चा होगी, और लखनऊ में पंचायत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम किसानों की समस्या का ज्ञापन दिया जाएगा। इलाहाबाद से भी परेड ग्राउंड में हम 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जो किसानों की अनगिनत समस्या है। सबसे बड़ी जो बात है, अगर किसान को 2 रेट होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम।
हमको मिनिमम रेट मिलता है, न्यूनतम मूल्य, जो जिसको हम कंट्रोल रेट कहते हैं, सरकारी रेट कहते हैं, उस पर भी हमारी फसल बिक नहीं पाती है। उसमें भी बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं उस पर किसान का माल नहीं लिया जाता, और जो ठेकेदार होते हैं उनके माध्यम से सारी फसल खरीद ली जाती है। ठेकेदार हमसे सस्ते में खरीदता है, वो सरकारी रेट पे जाकर के कंट्रोल रेट वाली दुकान पे जाकर के बेच देता है, जहां हमारे सरकारी खरीद केंद्र लगे हुए हैं। क्योंकि इतना रिश्वत का बाजार है, किसान अपना वहां माल, फिर जो हमारे सरकारी खरीद केंद्र काफी दूरी पर होते हैं, किसान वहां तक पहुंच नहीं पाता, पहुंच जाता है तो उसका माल फेल कर दिया जाता है और ठेकेदार के माध्यम से वो माल खरीद लिया जाता है, और सरकार अपना आंकड़ा दे देती है कि हमने इतना गल्ला सरकार का किसान का कंट्रोल रेट में खरीद लिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर सरकार ये कह देती है कि भाई कोई भी हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जो हमारा सरकार रेट घोषित करती है, जिसे कंट्रोल रेट कहते हैं, जो ये हर साल निकालती है रेट, मूल्य वैल्यू, उसको उससे नीचे ना खरीदा जाता, क्योंकि पूरा देश हमारा मैक्सिमम पे चलता है, उच्चतम प्राइस पे चलता है। किसान की जो एमएसपी है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है, सबसे निम्न स्तर की होती है। अगर वो भी किसान को नहीं मिलेगी तो किसान का उद्धार कैसे होगा? तो सबसे पहले हम यही बात कह रहे हैं, अगर सरकार 3 बिल वापस न लेकर के एमएसपी को वो कर देती कि भाई गारंटी कानून है, एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, तो जो 3 कृषि कानून थे उसमें भी इसका लाभ मिलता, देश में कानून बन जाता कि इससे नीचे कोई भी खरीदेगा, बड़ा व्यापारी या छोटा व्यापारी है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये निम्न स्तर का मूल्य है, न्यूनतम मूल्य है, मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस नहीं है। और आज कृषि लागत इतनी बढ़ गई है, पहले हम देखा करते थे बहुत सस्ती लागत पर किसान की फसल घर आ जाती थी, मजदूरी भी बहुत कम लगती, लागत भी बहुत कम लगती थी, गोबर आदि की खाद पड़ती थी, डीएपी, यूरिया, जितने भी फर्टिलाइजर खाद हैं या स्प्रे हैं, ये कुछ नहीं होते थे। और हल बैल से जुताई होती थी, बर्दों से गाई होती थी, बैल से गाई होती थी, अपने हाथ से काटते थे, बोती फसल थी, चना की, मटरा की, दलहन की, तिलहन की, ये बहुत सस्ती कीमत पर घर आ जाती थी। आज कोई भी ईख हो, गेहूं हो, धान हो, कपास हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब पे बहुत ऊंची महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा कीटनाशक स्प्रे करने पड़ते हैं, डीएपी, यूरिया की बहुत ज्यादा मार देनी पड़ती है, तो उससे फसल और मजदूरी लगा करके किसान के घर बहुत महंगी फसल आगे पड़ती है। और जब उसे उसका फसल का उचित भाव नहीं मिलता तो किसान घाटे का सौदा होता है, और जो कर्ज ले लेता है उसे फिर नहीं पटा पाता, और अंत में उसे आत्महत्या का शिकार होना पड़ता है। ये देश के अन्नदाता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इन 9 वर्षों में कितने किसानों ने लगभग आत्महत्या की है, क्या इसका डेटा कभी भाकियू लोक शक्ति ने जो है मांगा है सरकार से? पहला सवाल। और दूसरा, क्या इनके हितों के लिए इनके जो पीछे जो परिवार बचता है उस पर कभी काम किया है सरकार ने? कोई ऐसा बिल लाए हैं? सरकार के परिवार के कल्याण हेतु कोई बोर्ड का गठन किया गया, किसी आयोग का गठन किया गया, या फिर ये मांग शामिल की गई कि किसान की तो मांग है ही, बाकी उसके पीछे जो परिवार है उस परिवार के लिए भी कोई मांग क्या भाकियू कर रहा है वर्तमान में? जी नहीं, हम तो समय समय पर आंदोलन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देते रहते हैं। आपके संज्ञान में होगा जो आज स्वामित्व योजना के तहत घरों की घरौनी बन रही है, जैसे खेतों की खतौनी होती है, आज घरों की घरौनी गाँव में बनाई जा रही है। ये मांग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के तहत आज गांव में घरों की घरौनी बनानी शुरू की है। मैं इसमें प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि भारतीय किसान लोक शक्ति को इतना सम्मान दिया कि उनके कहने से जो हमारे गांव में घरों का कोई सरकारी कागजात नहीं होता था, आज वो देना शुरू किया। ये हमारी भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग थी कि जैसे खेतों की खतौनी होती है, गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए, और आज स्वामित्व योजना के तहत इस पर सफलता मिल रही है। मैंने अपने ही गांव पर एक ट्रामा सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया है, और 2 डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज, और एक डिग्री कॉलेज जेवर और रघुपुरा कस्बा जो मेरे बराबर का कस्बा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग पर कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो डार्क जोन लगाया हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही विरोध पर
डार्क जोन को खत्म किया, कनेक्शन नहीं मिलते। पिछली दोनों सरकारों ने डार्क जोन लगाए हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने डार्क जोन भी खत्म किया। और बिजली के बिल जो खत्म किए हैं, ये सभी संगठनों की मांग थी कि खेतों में बिजली फ्री दी जाए। तो आज किसान को उत्तर प्रदेश में नहर का बिजली का पानी फ्री मिल रहा है, ये आदित्यनाथ योगी जी की बड़ी देन है। लेकिन अभी किसान को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। किसान कर्ज से नहीं उभर पा रहा है, किसान बिल्कुल बहुत ज्यादा दब गया है, एक दिन में नहीं दबा। जब से देश आजाद हुआ आज तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया, ये उसका मेहनताना नहीं मिल पाया। मजदूरी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, डीजल के पेट्रोल के सबके दाम बढ़ते चले गए। आज भी उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली है वो काफी महंगी है। इतनी किसान की बचत नहीं है गांव में जितना उसका मासिक बिल आ जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि गांव देहात में बिजली के बिल भी कंट्रोल किए जाए। जिस हिसाब से बिजली के बिल आ रहे हैं उस हिसाब से अन्नदाता बिजली उपयोग नहीं कर पाएगा। और अगर आप बिजली सस्ती कर दोगे हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे, तो मैं समझता हूँ चोरी भी रुकेंगी और हर आदमी कनेक्शन ले लेगा। तो बिजली को भी, गाँव की जो घरों की बिजली होती है उसको भी सस्ता किया जाए। पेट्रोल डीजल को क्या वर्तमान में जीएसटी के दायरे में आ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो उससे क्या होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? जी, किसको नुकसान होगा और फायदा किसको होगा? जी नहीं, जीएसटी में अगर डीजल पेट्रोल आते हैं तो वास्तव में इसका रेट जो है वो कंट्रोल होगा। जो टैक्स सरकार को एक बार लेना है वो ले लेगी, और जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमत होती है उसी हिसाब से पक्के तेल की कीमत हमको मिल जाएगी जीएसटी में। आज ये पता नहीं केंद्र सरकार कितना टैक्स लगा रही है, राज्य सरकार कितना टैक्स लगा रही है, और जो डीजल की और पेट्रोलियम की जो कंपनी है ये अपना कितना मार्जिन ले रहे हैं, इस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जीएसटी आने में रेट कंट्रोल होगा, लाभ होगा, सभी को होगा, उद्योगपतियों को भी होगा, किसान को भी होगा उसका लाभ। क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की अगर बात की जाती है, वन नेशन वन टैक्स की बात की जाती है, और अगर उसके दायरे में, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आते हैं तो उसका पहला फायदा तो ये है कि पेट्रोल और डीजल बहुत अधिक अगर जीएसटी लगा दी जाए 28% से भी अधिक की, तो 50 रुपए से भी नीचे रहेगा, पहला फायदा। दूसरा मतलब जो तेल 100 रुपए में है अगर वो 50 रुपए में होगा तो किसान जहां 10 पानी लगा पा रहा है फसलों में वो 20 पानी लगा लेगा, पहला फायदा ये है। दूसरा, और शायद वो 10 पानी जो लगा पा रहा है बाकी के 10 पानी का कर्ज भी जो है उसको कम, एक तो ये जो है उसके ऊपर न दे, शायद वो 5 पानी जो लगा रहा है व्यक्ति या 10 पानी जो लगा पा रहा है उससे एक तो दोगुना वो पानी जो है दे पाएगा, ताकि उत्पादन क्षमता भी फसलों की बढ़ सकेगी। दूसरा, जो खेत खलियान से और मंडी तक ले जाने में जो खर्च उसका, मान लीजिए किसी फसल पर 10,000 रुपए आ रहा है किराया और वापसी में भी 10,000, 20,000 रुपए आ रहा है, तो वो 10,000 आएगा। तो निश्चित तौर पर महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। एक तो जो है उसका फसल पर जो उसको जो मार्जिन जो मिल रहा है वो भी एक तो बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि मंडियों से, जी जी, जो हम मंडियों से जो सब्जी जो मार्केट में पहुंचाते हैं मंडियों में, उसका भाड़ा भी सस्ता होगा। मंडियों से समस्त देशवासियों को फायदा होगा उसका। बिल्कुल, जो मंडियों से कंपनियों को वो अनाज जाएगा, फिर वहां से पैक होकर के लोगों तक जाएगा। पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं, जो वाहन जो यूज हो रहे हैं, अगर भाड़ा कम होगा तो निश्चित तौर पर महंगाई भी कम होगी। तो क्या भारतीय किसान यूनियन या फिर भारतीय किसान यूनियन जैसी तमाम संस्थाएं हैं, क्या ये कोई यूनियन पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए क्या बड़े आंदोलन की तैयारी क्या नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें क्या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए क्या आंदोलन और मांग नहीं उसको उठानी चाहिए? जी, तो वो संगठन जो होते हैं वो मांग उठाने के लिए ही होते हैं, और संगठन की मांगे मानी भी जाती हैं। ऐसा नहीं है आंदोलन कभी लड़ सकते हैं। जब भी संगठनों ने मन से, तन से, धन से आंदोलन किए तो उसकी सफलता संगठनों को मिली है। जैसे मैंने बताया, घरौनी स्वामित्व योजना के तहत भारतीय किसान योग शक्ति ने ऊंची आवाज उठाई। आज आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। किसान रात भर खेत पर जगता है, फिर भी उसकी फसल को आवारा पशु खा जाते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक मांग की है, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार हमारे देश में बीएसएफ बनी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसी तर्ज पे एक एएसएफ, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल बनाया जाए।
और उसमें गांव के ही बच्चे उसमें रोजगार पे लगाया जाए, रोजगार भी मिलेगा, उनको वो सामग्री दी जाए जिससे वो खेतों की उन आवारा पशुओं से सुरक्षा कर सके। उनको इतना अधिकार भी दिया जाए कि वो आवारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में पहुंचा सके। उनको टॉर्च और घोड़ा आदि, ताकि वो घोड़े पे बैठ करके पूरे राउंड ले सके कि कोई आवारा पशु किसी के खेत में तो नहीं घुस गया है। अगर एएसएफ का गठन होता है, बीएसएफ की तर्ज पे एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन होता है, तो एक तो रोजगार मिलेगा, किसान को रात रात भर खेत पे जगना नहीं पड़ेगा, और फसल जो अधपकी फसल जो आवारा पशु खा जाते हैं उसकी भी सुरक्षा होगी, और खेत इसमें सरकार को भी बेनिफिट होगा। उतना एएसएफ पे खर्चा नहीं होगा जितना देश का अन्न आवारा पशु चट कर जाते हैं। जी, क्या पशुओं के लिए कोई सुझाव है या फिर किसान बिल को लेकर के कोई सुझाव है? कौन सा जो है बिल आना चाहिए और किस नाम से, कोई अगर ऐसा सजेस्ट सरकार को कर सके, और क्या क्या विशेष है और भी अहम जो चीजें हैं जिनको लेकर के अन्य राज्यों में राज्य सरकारें जो है कर सकती हैं, उनको भी लेकर के। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपको किस चेहरे से उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के कि उसको कृषि मंत्री अगर बना दिया जाता है तो वो उससे किसानों का बहुत ज्यादा भला होगा, और वहां कृषि के बारे में जानता भी बहुत कुछ है। जी, कोई ऐसा चेहरा सुझावित आप करना चाहेंगे कि अगर वो बनता है तो किसानों आगे आंदोलन में तो फर्क पड़ेगा ही, निश्चित तौर पर शायद इतिहास में भी ये चीज जो है दर्ज हो जाए कि इतना बड़ा जो है काम उस व्यक्ति ने किया। जी, कारण एक और है, मैंने आपको बताया, जो उस मंदिर में पहुंच जाता है, लोकतंत्र के मंदिर में जो पहुंच जाता है, वो कुछ दिन तो सही रहता है, चंद दिन उस पर असर रहता है, और वहां जाने के बाद जैसे वो सब होते हैं उनको देख करके वो भी ऐसा ही हो जाता है, जिससे उम्मीद करते हैं वही बदल जाता है। कल को आप मुझे कृषि मंत्री बना दो तो वहां का जो माहौल है मैं उनको अपने में नहीं ढाल पाऊंगा, लेकिन वो मुझे अपने में ढाल लेंगे। जैसे कि एक बार लालू प्रसाद जी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनसे अंग्रेजी सीखने के लिए गए थे। बिल क्लिंटन ने लालू जी को अंग्रेजी सिखाने का शुरू किया, लेकिन लालू जी तो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, और बिल क्लिंटन को उन्हें अपनी भाषा समझा दी। राबड़ी जी का फोन गया उन पर कि हमारे लालू जी क्या अंग्रेजी सीख गए? बोले मैं तो अंग्रेजी नहीं सीख पाया, पर इस ससुरा ने मुझे अपनी भाषा सिखा दी है। तो वहां जो जितना भी माहौल होता है, जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने बिल में ले जाता है और उसके कान पे भ्रंग 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 करके उसे भृंगी बना लेता है, तो वहां का जो माहौल है, 1-2 महीने के बाद वो कितना ही अच्छे से अच्छा आदमी तुम पहना करके छान करके उसमें भेज दो, लेकिन उस माहौल में ढलने के बाद, मैंने पहले ही कहा था, प्रगता पाया काय मत नहीं, ऐसा जग में जन्मा को नहीं। जब उस माहौल में चला जाता है तो उसको गांव के आदमी अजीब लगने लगते हैं। तुम गांव से जो जाता है और जो उस माहौल में जाकर के बैठता है, तो उसके खाने की अदा, पहनने की अदा, चलने की अदा, बोलने की अदा, सब चाल ढाल उसके बदल जाते हैं और वो उसी माहौल में जाकर के ढल जाता है। यही देश का दुर्भाग्य है। देश के अंदर जिस तरह से तमाम हेल्पलाइन है, बहुत सारी चीजें, चाहे वो विमन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, तो क्या देश के अंदर किसान हेल्पलाइन की भी आवश्यकता है? किसान शिकायत केंद्रों की जरूरत है देश के अंदर? आपको क्या लगता है? जी नहीं, हमारे यूपी में और भी शायद पंजाब में भी 1076 चल रही है। 1076 पे शिकायत होती है और वो शिकायत उस विभाग के पास तक जाती है, लेकिन विभाग अपने तरीका से उसमें रिपोर्ट लगाता है। कभी भी आप थाने में हो, तहसील में हो, कहीं भी हो, जो 1076 की कंप्लेंट होती है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन होती है, प्रधानमंत्री हेल्पलाइन भी चल रही है, उसमें जिस विभाग पे वो जांच आती है, वो विभाग उसकी इतनी बढ़िया करके रिपोर्ट लगाता है कि वो 1-2 बार फोन आते हैं उसके, यदि आपका निस्तारण कर दिया गया, क्या आप संतुष्ट हैं? अब आदमी 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, आखिर में ये कह देगा भैया बाढ़ में जाओ, एसएससी में जाओ, यार बार बार फोन करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। कोई भी जिस विभाग का मैटर होता है वो अपने ऊपर लेता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री हेल्पलाइन या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वो सीधा संज्ञान तो लेते नहीं। वहां भी कर्मचारी बैठे रहते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, ऑनलाइन उनका काम होता है, विभाग उस पर अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा देता है और आम आदमी वहीं रह जाता है। जी,
मास्टर साहब, ये तो हुई हमारी अन्य चर्चाएं, लेकिन आपका इंटरव्यू था और आपके बारे में आप कर सकते न पाए, ऐसा भी जो है नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं मास्टर साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। कहाँ से जो है किसानों के आंदोलन करने की जो है प्रेरणा मिली, और कब से आपने शुरुआत की, और कैसे आप इस आंदोलन में आप घुसते चले आए, और कब जो है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन जो है आपने बनाया, और अब तक कितने राज्यों में काम कर रहा है, कितने लोग जो है जुड़ चुके हैं। और साथ ही एक चीज और जो है आप बताएं, मैं ऐड कर रहा हूं इस प्रश्न को भी, कि लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं अन्य राज्यों में तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या इसके लिए भी संगठन ने कोई खास तैयारी या मुहिम जो है की हुई है? जी। मैं लगभग 15 साल की उम्र से मैंने जिलाधिकारी से सार्वजनिक हित में काम करना शुरू किया था, कक्षा 10 के हिसाब से। उस समय एक बार बहुत बड़ी सूखा पड़ी थी और पूरे स्कूलों की फीस माफ हुई थी। हमारे स्कूल की जिसमें मैं पढ़ता था, मैनेजमेंट ने फीस माफ नहीं की थी, मेरी तो आधी फीस माफ थी उस समय पे। तो हम चाहते थे, तो हमने जिलाधिकारी को जाकर के पत्र दिया, एक और मेरा साथी था, और जब उसका जिलाधिकारी का लेटर यहाँ आया स्कूल में, तो मैनेजर ने और प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि भाई आपकी तो फीस माफ थी, आपने ऐसा क्यों किया, स्कूल में हमारे में सामर्थ्य नहीं है। मैंने की जी गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ने फीस माफी का वो किया है, तो पूरे स्कूल की फीस माफ हुई। मैंने की भले ही मुझसे आप पूरी ले लें, लेकिन सबकी फीस माफ करें, सूखा पड़ गई है, किसान के पास फीस देने को पैसा नहीं। उसके बाद मैंने बीएमएस में भारतीय मजदूर संघ में काम किया। दिल्ली में मैंने कई बड़े आंदोलन किए मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूरों का भी बहुत उत्पीड़न होता है देश में। और दिल्ली से आने के बाद फिर मैंने यहाँ एक प्राइवेट स्कूल चलाया, 8वीं तक के बच्चे पढ़ाए, और स्कूल पढ़ाते पढ़ाते मैं किसान आंदोलन में कूद पड़ा। आज हमारा 19 प्रांतों में संगठन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में हमारा संगठन मजबूत है, और समय समय पर किसान मजदूर की पीड़ित की आवाज वो उठाता रहता है। और अभी 19 जनवरी को मैंने बताया दोबारा जुड़े शायद। हाँ, आप एक बार पुनः जो है आप जुड़े। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशक पंडित। जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी, बीच में कट गया था, एक फोन आ गया था। हाँ जी,
तो अब एक सवाल और भी आपसे है कि कभी माँ बाप शायद कुछ और आपको बनाना चाह रहे हो और लड़का आंदोलन में कूद गया, आंदोलनकारी बन गए, कभी लगता नहीं आपको कि कोई ऐसा सपना कोई बचपन का बाकी रह गया हो, कुछ और बनना चाह रहे हो और शायद इन लड़ाइयों में जो है पढ़ करके वो सपना जो है अधूरा रह गया हो? हालांकि वैसे हम जब इंटरव्यू और करते हैं तो ये सवाल हम अमूमन पूछते ही हैं। जी ये म्यूट हो जा रहा है, बात आवाज आ रही है? जी जी देखो, मैंने बताया गरीब किसान मजदूर जो हमारे देश का जो निचला तबका है, और सबसे निचला तबका तो आज मैं देश में किसान अन्नदाता को ही मानता हूँ कि इतनी सब मेहनत करने के बाद, इतनी लागत लगाने के बाद वो दुखी है, ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है, ना अच्छा मकान में रह सकता है। मजदूर भी आज सही है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा परेशान है। इसके लिए सरकारों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हालांकि देखो, गांव में कभी भी घरों के सरकारी कागजात नहीं हुआ करते थे। भारतीय किसान लोक शक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि, आज तक किसी भी किसान संगठन बहुत है देश में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन कानून नहीं बनवा पाया। भारतीय किसान यूनियन ये कह सकती है कि हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर गाँव के लिए कानून बनवाया है कि जैसे खेतों की खतौनी होती है, उस प्रकार आज गाँव में घरों की घरौनी बन रही है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अपने गांव पे मैंने एक ट्रामा सेंटर बनवा दिया, 150 बेड का हॉस्पिटल है सरकारी, और अपने ही ब्लॉक में 2 डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। गार्जियन हट गया भारतीय किसान लोक शक्ति के कहने पर, लेकिन जब कोई तुम सार्वजनिक हित में कोई काम कराते रहे हो या किसी गरीब आदमी को किसी सरकारी दफ्तर पर ज्यादा परेशान किया जा रहा है, इसी तरीका से सरकारी कर्मचारियों द्वारा सताया जा रहा है, लालच में सुविधा शुल्क के नाम पर सताया जा रहा है। भारतीय किसान लोक शक्ति का सिपाही वहां जाकर के खड़ा होता है, चाहे बिजली महकमा हो या नहर महकमा हो या तहसील हो या रजिस्ट्रार कार्यालय हो या थाना हो, वहां हम जाकर के जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी जो हमारा भारतीय किसान लोक शक्ति का सिपाही जाकर के सुनता है, तो एक आत्मिक संतुष्टि होती है। युवा जो आज के दौर में किसान से कटता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवा? युवा इसलिए हटता जा रहा है कि खेती जो है घाटे का सौदा हो गई। देखो, हमारे देश में जैसे मनु जी पे बताते 4 जाति बनाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। उसके बाद जितनी भी हमारी जाति बनी, खटीक है, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, ये सब कर्म के आधार पर बनी। जिसने मिट्टी का काम करना शुरू किया, कुम्हार कहने लगे, प्रजापति कहने लगे। जिसने कपड़ा सीना शुरू किया उसे दर्जी कहने लगे, जिसने बाल काटने का काम किया उसे नाई कहने लगे। इसी प्रकार सबसे बड़ा हमारे जिस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, जिस देश के वीरों जिसका आधार और बेस कृषि है, ये भी एक कर्म है खेती करना भी। लेकिन किसान की कोई जाति नहीं बन पाई, ना किसान का कोई धर्म बन पाया। आज मुझसे कोई पूछे कि जी आप लोग कौन हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं किसान हूं, मैं कहूंगा मैं राजपूत हूं। किसी दूसरे भाई से पूछे भाई आप कौन है, तो वो कहेगा मैं जाट हूं, कोई कहेगा मैं गुर्जर हूं, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहेगा मैं यादव हूं। किसान कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसान की जाति नहीं बन पाई। अगर किसान की जाति बन जाती, जैसे कर्मों के आधार पर सारी जाति बनी, अगर कृषि के कर्म पे भी किसान की जाति बन जाती, तो आज देश में सरकार भी जो जातिवाद के नाम पे सारी राजनीतिक पार्टी चल रही है, तो किसान के नाम पे ही राजनीति होती है इस देश में, और किसान पति नहीं होता। तो किसान का जाति और धर्म बनाना पड़ेगा, किसान के बेटे को समझना पड़ेगा कि कृषक मेरी जाति है और किसान मेरा धर्म है, यही मेरा पेशा है, यही मेरा धर्म है, यही मेरी जाति है। जब तक किसान एक जाति में नहीं बंधेगा, एक धर्म नहीं बंधेगा और जाति बिरादरियों में बटा रहेगा, जब तक इसकी तरफ कोई नहीं देख पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और नमस्कार, क्योंकि आप जुड़े और आपने जो है बात की, आपकी संगठन की भी और किसानों की भी समस्याएं रखी। जय हिंद।